हाँ जी। तो यूजीसी नेट के लोक प्रशासन पेपर 2 के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज़ हमने चला रखी है चैनल पर, उसका एक और वीडियो आपके सामने है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कोशिश ये की जा रही है कि जितने क्वेश्चंस लाए जाएं वो अलग अलग कंसेप्ट से रिलेटेड हों, ताकि एक ही बार में आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है रिवाइज हो सके, रिमाइंड हो सके। कोई कंसेप्ट आपको अगर स्किप हो गया था माइंड से रिवीजन करना, तो वो भी आपको याद आ जाए, और इसके अलावा आप अपने जो है प्रोग्रेस को भी चेक कर पाएँ। तो पीवाईक्यूज़ को मैं इसीलिए एक बेस्ट तरीका मानता हूँ। और ये जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम पर आकर हमको, मेरा मानना है कि पीवाईक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज के 5 क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारे रिसेंट 2025 या 26 के ही एग्ज़ाम के हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, किस चिंतक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को लोक प्रशासन के सिद्धांत और लोक प्रशासन के दायरे में विभाजित किया था? यहाँ पर 4 जो प्रशासन के प्रसिद्ध विचारक कह लीजिए, चिंतक कह लीजिए, उनके नाम दे रखे हैं। हमने बताना है कि इनमें से लोक प्रशासन को 2 हिस्सों में किसने बांटा था। वो 2 हिस्से थे, एक तो सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन से होंगे? वो रूल्स, वो नियम वगैरह, वो शर्तें, वो चीज़ें जो बताती हैं कि लोक प्रशासन किस तरह से काम करता है। और दायरे या स्फीयर, कि लोक प्रशासन के उन सिद्धांतों को कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है, संगठन के अंदर किस तरीके से लागू किया जाएगा और कितना उससे जो है आउटपुट लिया जा सकता है। तो एक विद्वान ने, इनमें से जो एक विचारक हैं, जो हमारा आंसर होगा, उन्होंने बताया था कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, यानी उसका जो स्कोप है ना, उसको आप 2 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला कि उसके कौन कौन से सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर तरह के प्रशासन के लिए जो है लागू की जा सकती है। और फिर दायरा, कि उसे कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा, कितने क्षेत्र में वो प्रभावशाली होगा। तो ये जो बांटने का तरीका था लोक प्रशासन को, ये था हमारा जॉन एम पिफनर का। इस विचारक ने जो अपने लोक प्रशासन के अध्ययन के दौरान ये बताया था कि लोक प्रशासन का जो स्कोप होता है वो उसके स्फीयर और थ्योरीज में बटा हुआ होता है। तो हमारा सी आंसर हो जाता है यहाँ पर। हेनरी फेयोल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो डिटेल में ऑलरेडी बना हुआ है हेनरी फेयोल के लिए, और उसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी विचारक मैं आज तक कवर कर पाया हूँ, उन सब की एक प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है, आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट विचारक के हिसाब से उसमें आपके कवर हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किसी संगठन में यदि कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ से या फिर कनिष्ठ अपने वरिष्ठ से समन्वय करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? कनिष्ठ वरिष्ठ, देखिए कनिष्ठ होता है जूनियर और वरिष्ठ होता है सीनियर। तो कम्युनिकेशन का जो चैनल है ज़्यादातर संगठनों में एक ही होता था, सीनियर टू जूनियर, पहले के समय में। लेकिन आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि ये जो समन्वय, यहाँ पर समन्वय का यूज़ किया गया, हम इसको कम्युनिकेशन या संचार भी कह सकते हैं। संचार होगा तभी समन्वय होगा, बेसिक सी बात है। तो क्या होता था कि सिर्फ ऊपर से आदेश आते थे जूनियर्स के पास और उनको फॉलो करना होता था। लेकिन अभी क्या है, अलग अलग तरह की जो संचार के तरीके हैं, समन्वय के तरीके हैं, वो हमारे सामने जो है अस्तित्व में आ रही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने बताना है कि ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सीनियर जूनियर के साथ भी कर रहा है और जूनियर सीनियर के साथ भी कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसका आंसर जो है ये इन ऑप्शंस में से हमारा बनता है लंबवत समन्वय। लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, लेकिन एक्चुअल में इसे आप जो है वर्टिकल, जब हम प्रॉपर स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन की, वहाँ पर हम इसे वर्टिकल के नाम से जानेंगे, जो ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसके अलावा जो ये है बाह्य समन्वय का अर्थ क्या हो गया कि बाहर से जो इनपुट है वो भी लिए जा सकते हैं किसी तरह की चीज़ों के लिए। अगर संगठन के अंदर पर्याप्त जानकारी नहीं है या बाहर से किसी विशेषज्ञ की सलाह ली जानी है तो वो ली जा सकती है। समन्वय के केस में भी ये कहा जा सकता है, उसे बाह्य समन्वय कहेंगे। क्षैतिजीय समन्वय एक ही स्तर पर होता है, क्षितिज यानी कि एक सीधी रेखा होती है, तो जहाँ पर या तो सारे जो है एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो आपके कह लीजिए मैनेजर्स हैं, इनके बीच में आपस का जो कन्वर्जेशन होता है, आपस का जो संचार होता है या समन्वय होता है, वो क्षैतिजीय कहलाता है। लंबवत वर्टिकल से सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम अपना आंसर मानेंगे। अदरवाइज इसका जो है एक्चुअल होना चाहिए था ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल समन्वय। पूरक समन्वय वो होता है जो थोड़ी बहुत कोई कसर रह जाती है और उसके लिए जो अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो लंबवत समन्वय यानी कि ऊर्ध्वाधर समन्वय है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर दोनों ही आ जाते हैं तो डेफिनेटली ऊर्ध्वाधर उसका आंसर होगा।
एल्टन मेयो के अनुसार जो व्यक्ति बहुत कम या फिर धीमा काम करता है वो क्या कहलाता है। अब एल्टन मेयो के बारे में हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक बैकग्राउंड हमको लेना जरूरी है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किए गए थे 1930 के दशक में, बहुत ही फेमस रहे हैं ये, और एल्टन मेयो का नाम मानव संबंध उपागम से जोड़ा जाता है। इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ मशीनी तरीके से या फिर सिर्फ वैज्ञानिक जो तरीका होता है आप उसको अपनाकर ही उत्पादन को नहीं देख सकते हैं। आपको इंसान को, उनके आपस के संबंधों को, जो कि अनौपचारिक संबंध हैं, उनको भी कंसीडर करना चाहिए जब आप प्रशासन की या उससे जुड़े नियमों की बात कर रहे हैं, प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो मानव संबंध उपागम के आप कह सकते हैं कि प्रस्तोता जो थे वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में एल्टन मेयो थे। इनके हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एक सीरीज चलाई थी, किसी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक थी शायद वो कंपनी, उसके एम्प्लॉइज़ के बीच में। वो पूरा एल्टन मेयो के ऊपर पूरा वीडियो अगेन मैं बता रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट के अंदर है, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ एक प्रयोग के दौरान क्या था कि कुछ कर्मचारियों के समूह बना दिए गए थे और उन्हें छूट दी गई थी कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उस ग्रुप के अंदर क्या हुआ था कि इस तरह से होने लगा था कि उन्होंने अपना जो है एक फिक्स कर लिया था कि हमारा ग्रुप लास्ट शाम के मतलब दिन के अंत में इतना आउटपुट करके देगा, बस उन्होंने अपने हिसाब से नियम तय कर लिए थे। ये प्रयोग ये दर्शाता था कि अनौपचारिक संबंध जो है वो औपचारिक नियमों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उस समूह के अंदर क्या क्या होता था उसके रिलेटेड है ये चारों ऑप्शन। चारों तो नहीं, ये वर्थलेस वाला जो है ये था ही नहीं उसके अंदर। 3 कैटेगरी में वहाँ पर उन लोगों को बांटा गया था उस समूह के अंदर। एक थे रेट बस्टर, यानी कि जो स्पीड को खराब कर रहे हैं, ये वो लोग थे जो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर देते थे। जैसे मैं फिर बताता हूँ, समूह में बांट दिया गया कर्मचारियों को। मान लीजिए कि 3 लाख कर्मचारी थे तो 2-2 हज़ार के, 200-200 के कुछ भी समूह बना दिए गए। उन समूह को कहा गया कि आप अपनी मर्जी से आउटपुट दीजिए। तो उन्होंने अपना तय कर लिया, मान लीजिए कि हम आज शाम तक जो है 20 यूनिट या 50 यूनिट बनाकर देंगे। अब 50 यूनिट में फिर 200 आदमी है तो वो आगे फिर बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति के हिस्से में इतना काम आएगा। कोई व्यक्ति अपने उस हिस्से से ज़्यादा अगर काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उनकी स्पीड को ख़राब कर रहा है, इसलिए उसको रेट बस्टर कहा गया था। एक होता है स्क्वीलर। स्क्वीलर यानी कि शिकायती आप कह सकते हैं, वो जो इन कर्मचारियों के बारे में जानकारी ऊपर जाकर मैनेजमेंट को देता था कि ये लोग इस तरह से साजिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चापलूस कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, उस टाइप के व्यक्ति को ये लोग स्क्वीलर की संज्ञा देते थे। यानी आपस में ही एक दूसरे को डिग्रेड करते थे। अगर कोई व्यक्ति समूह से अलग जाता था तो उसे इस तरह के जो है ताने कसे जाते थे कि तुम स्क्वीलर हो, तुम रेट बस्टर हो। और जो तीसरा हमारे इससे रिलेटेड है, जो हमारा आंसर बनता है चेस्लर, उसे कहा गया था चेस्लर, यानी कि ये वो व्यक्ति है जो ज़रूरत से कम काम कर रहा है, इसकी वजह से उनका वो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाएगा जो वो खुद डिसाइड करके बैठे थे। तो ये 3 कैटेगरी में उन्होंने आपस में एक दूसरे को बांटा हुआ था। यहाँ पर हमको बहुत कम काम करने वाला चाहिए तो चेस्लर था, जो कि हमारा आंसर बनता है। बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहा था तो रेट बस्टर था, और कोई शिकायत करके आ रहा था तो वो स्क्वीलर था। वर्थलेस उनमें कुछ भी नहीं थी कैटेगरी, सिर्फ ऑप्शन 4 बनाने के लिए आई थिंक किया गया है। तो ये इन 3 क्वेश्चंस के हमारे आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति लोक प्रशासन के अनुशासन के तौर पर विकास के प्रथम चरण के अंतर्गत आती है। पहले क्वेश्चन को समझिए। लोक प्रशासन को एक अनुशासन यानी कि एक पढ़ने के सब्जेक्ट के तौर पर जब डेवलप किया गया है तो उसके कुछ चरण बनाए गए हैं। यानी कि एक फेज में जब क्या था कि पॉलिटिक्स से इसको अलग किया गया था, पॉलिटिक्स से अलग करना इसको। फिर एक फेज़ में क्या था, इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे डिफाइन किया जाना कि यानी कि अगर ये सब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। फिर उसको जो है डेवलप किया गया, उसके अंदर जितने भी मतलब आप कह सकते हैं कि विषय समाहित किए जा सकते थे उन सबको धीरे धीरे डेवलप किया गया है। और फिर जो है पोस्ट डेवलपमेंट का एक दौर आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो था। और आप इसको एक मॉडर्न कंसेप्ट कह सकते हैं। पूरी डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा अलग से कि लोक प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ है। मोटे मोटे तौर पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन थे। अब इनमें से क्या है कि कौन से ये बुक्स हैं, ये लोक प्रशासन से संबंधित बुक्स के नाम हैं। हमने बताना है कि ये कौन से पहले चरण में आती थी, इनमें से कौन से बुक। तो पहले हम इनके जो है पब्लिकेशन ईयर देख लेते हैं, फिर इस हायरार्की के हिसाब से मैं आपको क्रम समझा दूंगा। तो पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये 1937 में लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, जिन्होंने मिलकर काम किया था, गुलिक और उर्विक जो है उन्होंने 1937 में ये पेपर्स पब्लिश किए थे। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक थी, ये 1900 के वर्ष में आई थी। फ्रैंक जे गुडनाउ पर वीडियो अभी बनाना मेरा बाकी है, पर लोक प्रशासन के बिल्कुल शुरुआती आप कह सकते हैं कि विचारकों में इनकी गिनती होती है। 1900 में ही
इन्होंने जो है अपना ये बुक दे दी थी। इसे एक तरह से एक पायनियर समझा जाता है इस क्षेत्र के अंदर। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो बुक है ये ड्वाइट वाल्डो ने बनाई थी, लिखी थी 1948 में, डी वाल्डो ने। वाल्डो पर भी अभी वीडियो नहीं आया है चैनल पर, हालांकि बहुत सारे विचारकों पर आ भी चुका है, आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बहुत फेमस है, ये हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी। हर्बर्ट साइमन पर वीडियो है, चेस्टर बर्नार्ड पर है, फोलेट पर है, बहुत सारे विचारकों पर वीडियो ऑलरेडी है भी। तो अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये 1900 के वर्ष तक जो था ये पहला फेज था, जहाँ पर लोक प्रशासन को पॉलिटिक्स से अलग समझा जाने लगा था, शुरुआत हो रही थी उन चीज़ों की। तो पहले फेज की बुक है, हमारा आंसर भी यही आता है जो कि हमें चाहिए कि इसमें प्रथम चरण में जो है कौन सी बुक आएगी। अगला जो चरण था जहाँ पर धीरे धीरे इनको एक साइंस के तौर पे डेवलप किया जा रहा था, एक सब्जेक्ट के तौर पे डेवलप किया जा रहा था, उस फेज़ में आप मानेंगे पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, जो गुलिक और उर्विक की लिखी हुई बुक थी। इसी दौर में हमने अभी जो एल्टन मेयो की बात की थी, वो अपने काम जो है, अपने प्रयोग जो है कर रहे थे और उनके रिजल्ट्स को पब्लिश करने की तैयारी में थे। तो वो सारा जो था वो द्वितीय चरण के अंतर्गत आता था। ये जो दोनों है 1947-48 वाली, जो कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप कह सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये सब जो काम चल रहा था, ये थर्ड फेज में आती हैं। तो इस तरह से ये फेज थे। हमारे पहले फेज के अंदर, प्रथम चरण के अंदर इनमें से बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक जे गुडनाउ की लिखी हुई है, 1900 में ये पब्लिश हुई थी। आखिरी आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार का कौन सा प्रकार जो है प्रथाओं, पुरानी रीतियों और विश्वासों के प्रति सम्मान पर आधारित है। अब मैक्स वेबर ने, आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो बात की है वो ब्यूरोक्रेसी पर की है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही पर हम पूरे विश्व में इनके काम को जो है लोहा माना जाता है, मैक्स वेबर का, उस पर डिटेल वीडियो है। तो इन्होंने प्राधिकार के कुछ प्रकार बताए थे कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो अधिकार करने की जो आपको एक वैलिडिटी दी जाती है किसी समाज में, किसी जगह पर, उसके प्रकार होते हैं। तो उनमें से एक प्रकार ऐसा होता है जो किसी प्रथा को या पुरानी चली आ रही रीतियों को या विश्वासों को सम्मान देने के लिए जो है किसी व्यक्ति को अधिकार सौंपता है। तो वो इनमें से कौन सा है, हम इन सबको एक एक करके देख लेते हैं, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पहला है करिश्माई प्राधिकार की, जो इन्होंने बात की, नाम से ही पता लग रहा है करिश्मा। जब कहीं पर क्या होता है, किसी व्यक्ति को मान लिया जाता है कि ये एक तरह से भगवान का अवतार है, या फिर इसके पास सामान्य से ज़्यादा शक्तियां हैं और इसे हम अपना जो है राजा चुन लेंगे, हमारा लीडर चुन लेंगे। पुराने समय में ऐसा होता था, मोस्टली राजशाही में हुआ करता था कि राजा को भगवान का अवतार माना जाता था। हमारी हिंदू सभ्यता में भी और लगभग हर जगह ऐसा होता था। ग्रीक गॉड्स जो है, मिस्र में जो राजाओं की पूरी परंपरा थी, इसके अलावा जितने भी मतलब आप देखेंगे पुरानी जो राजशाहियाँ हैं, वहाँ सब में यही होता था कि जो राजा होता है वो किसी ना किसी तरह भगवान से कनेक्टेड होता था, उसके पास कोई करिश्माई शक्तियाँ होती थी, उसे करिश्माई प्राधिकार कहा जाता था। परंपरागत प्राधिकार, जो किसी तरह की कोई मान लो परंपरा बना दी गई कि कोई एक कबीला है, वहाँ के लोग जो है हमारे जो पूरे देश के राजा बनेंगे, या किसी भी तरह की कोई एक परंपरा की नींव डाल दी गई और वहाँ से होता था, कोई नियम तय कर दिए गए एक तरह से किसी चीज़ में, आप कह लीजिए कि एक प्रथा चला दी गई। हमारा आंसर यही है, परंपरागत प्राधिकार। तो उसी पर मैं थोड़ा डिटेल बोल रहा हूँ। तो किसी तरह की प्रथा या फिर कोई रीति रिवाज चले आ रहे थे, या किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्तियों के समूह में, या किसी के लिखे हुए आदेश में ये सम्मान प्रकट करने के लिए हम जो है उसको अधिकार सौंप देते थे, तो वो परंपरागत प्राधिकार हो जाते हैं। विधिक तार्किक का मतलब आप मानिए आज के समय में जो लोकतंत्र विश्व के अधिकतर देशों में आ चुका है, कानून का और तर्क का अधिकार, यानी कि बहुत सोच विचार के बाद जो सिस्टम बनाए गए हैं कि किसी देश को चलाने के लिए, किसी जगह पर शासन करने के लिए कौन व्यक्ति उचित होगा, उसके लिए क्या है, बाकायदा संविधान बनाए जाते हैं, बाकायदा प्रणालियाँ इन्वेंट की गई हैं चुनावों की, उन्हें चुना जाता है, उन्हें वहाँ बने रहने देने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं, उन्हें वहाँ से अगर वो निरंकुश हो जाए तो हटाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। विधि और तर्क का सहारा लेके, कहने का मतलब जो सत्ता किसी को सौंपी जाती है तो वो विधिक तार्किक प्राधिकार होते हैं। मोस्टली इसका एग्जाम्पल आप लोकतंत्र में पाएंगे। धर्मतंत्रात्मक प्राधिकार एक तरह से परंपरागत का ही आप हिस्सा इसे मान सकते हैं, ये अलग से एग्जिस्ट भी नहीं करता था। मैक्स वेबर ने ये 3 बताए थे ABC वाले। तो हमारा जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, उससे जो कोइंसाइड करता है वो है परंपरागत प्राधिकार। तो आई होप इस वीडियो में मैं कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर कर पाया हूँगा। और लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल पर हैं। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ विचारकों वाली प्लेलिस्ट ही नहीं, और भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको कंसीडर कीजिए और UGC नेट की बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।